नमस्कार बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अब हम टेस्ट नंबर 807 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जैव ईंधन अनुसंधान और रबर के कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसको फाइंड करना है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं और वो जैव ईंधन के रूप में एवं रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में यूज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, डोडोकेन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो फॉर्मूला है C12H26 जेट ईंधन के रूप में यूज होता है। ठीक है, फ्यूल में जो जेट इंजन में फ्यूल डाला जाता है उसके फॉर्म में यूज होता है कंपोनेंट में इसका। और दूसरी बात, रबड़ और कागज के प्रसंस्करण उद्योग में होता है। ठीक, इसका ही फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। C20H42 अनडेकेन की बात करें C11H24 और हेप्टाडेकेन की बात करें C17H36। ठीक है, ये भी क्या है, कलरलेस हाइड्रोकार्बन एल्केन है। ठीक है, ये तीनों की तीनों हाइड्रोकार्बन एल्केन। यूज किस में होता है इसका, वैक्सी एलिमेंट्स में, जैसे कि कैंडल्स हैं। ठीक है, आइसोकेन की बात करें तो वैक्सी एलिमेंट्स में इसका यूज होता है, जैसे कि कैंडल्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, इन सभी में इनका यूज होता है आइसोकेन का। इसका फॉर्मूला क्या है, C20H42। ठीक, ये भी कलरलेस हाइड्रोकार्बन एल्केन चेन है। उसके बाद करें अनडेकेन, ये भी कलरलेस हाइड्रोकार्बन चेन है, जिसका यूज होता है आपका गैसोलीन के कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, किस में यूज होता है, गैसोलीन कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद करें हेप्टाडेकेन की, तो इसका कर्म जो फॉर्मूला है C17H36। यूज किस में होता है, स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज में। ठीक है, जैसे कि बात करें हम लोग तो स्पाइरुलिना लीना, इन सब में भी किसका यूज होता है, हेप्टाडेकेन का। ठीक, ये दोनों कलरलेस हैं, आइसोकेन एंड अनडेकेन। इन तीनों के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। जो राइट आंसर था वो था आपका डोडोकेन, जिसको फ्यूल जेट इंजन में फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये राइट होगा आपका। और बाकी के सारी इंफॉर्मेशन, ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, ये तीनों जो लिखे हुए हैं अनडेकेन, इनका मतलब क्या और किस चीज में यूज होते हैं। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है। ठीक है, खरीफ की ऋतु की बात कर रहे हैं तो देखिए, चना, सरसों, गेहूं, ये तीनों कैसी फसलें हैं, उगाई जा सकती है। पहले राइट आंसर देख लो, कपास। ठीक है, कपास ऐसी फसल है जो कि रबी के टाइम पर भी उगाई जा सकती है और उसको खरीफ पर भी उगाया जा सकता है। तो पहले इन फसलों को देख लेते हैं, रबी की फसलें, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। आपकी रबी की फसल चना, जौ, गेहूं, मटर, सरसों, स्पेशली जिन फसलों का नाम लिया जाता है, रबी की फसल, इसका टाइमिंग क्या है, टाइमिंग की बात करें तो सितंबर अक्टूबर। सर्दियों की नीड होती है इसके लिए, ठंडा मौसम चाहिए। और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं खरीफ की फसलें। सॉरी, सरसों के साथ कपास भी लिखो, क्योंकि कपास को यूज करते हैं खरीफ में। ठीक है, कपास हुआ आपका, ठीक, ये कब बोई जाती है, बरसात की शुरुआत में।
बोई जाती हैं एंड सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती हैं, काटी जाती हैं। ठीक है, जायद की फसलों की बात करें खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? नकदी फसल और बोलते हैं। ये डायरेक्टली नकदी देती हैं, नकदी फसलें। ठीक है, नकदी फसलें देती हैं। ये आपको इन दोनों के बीच में बोई जाती है और काटी, जैसे कि आप मार्च अप्रैल में इसको बो दें, 60 से 65 दिन लगते हैं। और सितंबर अक्टूबर में या फिर अगस्त सितंबर में काटी जा सकती हैं। ठीक है, सबसे जल्दी रेडी होती हैं। क्वेश्चन क्या था? कौन सी फसल है जो रबी की है लेकिन खरीफ के टाइम पर भी बो सकते हैं? वो है आपका कपास। ये रबी की भी फसल है कपास, और इसको खरीफ के टाइम पर भी बोया जा सकता है। ठीक है, दोनों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के तीनों एग्जाम्पल से पहचान सकते हैं, चना, सरसों, गेहूं एक ऐसी फसल है, रबी की फसल है। ठीक, नेक्स्ट देख लो एक बार इसको। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, भारत छोड़ो की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में ये हुआ था। उस टाइम पर मुंबई में या फिर बंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था, और करो और मरो का नारा भी इसी में दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा होगा? इन 1942 मुंबई अधिवेशन या बंबई अधिवेशन भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया। और इसी टाइम पर करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, कोई पूछे करो या मरो का नारा कब दिया गया है? 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय। ठीक है, तो ये आप बता देना। नेक्स्ट, जयमल और फत्ता वो योद्धा थे जिन्हें के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले के लिए इनको छोड़ा गया था। ठीक, जयमल और फत्ता दोनों के नाम, जयमल की बात करें तो पूरा नाम था जयमल राठौर, मीराबाई के चचेरे भाई एवं फत्ता उदय सिंह के सेवक फत्ता चूड़ावत। इनका पूरा नाम था फत्ता चूड़ावत, उदय सिंह के सेवक। 1567 के दौरान उदय सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, 1567 के दौरान राजा उदय सिंह वहां से चले गए और चित्तौड़गढ़ के किले को जयमल राठौर एवं फत्ता चूड़ावत के लिए छोड़ गए। ठीक है, जिससे कि वो इसकी देखभाल कर सकें। लेकिन 1567 के दौरान ही अकबर ने युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें जयमल राठौर एवं फत्ता चूड़ावत वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, इन दोनों की स्मृति में आगरा में लाल किले में
एक गेट का दोनों की मूर्तियां लगाई गई हैं गेट के पास में, और चित्तौड़गढ़ में भी इन दोनों की छतरी मौजूद है। ठीक है, ये राजस्थान के वीर योद्धा बोले जाते हैं, जयमल और फत्ता, इन दोनों का एक साथ नाम लिया जाता है, जयमल फत्ता। ठीक है, तो ये इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है और आप इसे ध्यान रखें। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCJ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? क्या है? ये विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। अगर कोई आपसे पूछे ITCJ के बारे में, ये क्या होता है? एट इक्वेटर, ये इक्वेटर पर या विषुवत पर, ठीक है, एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। लो लो प्रेशर, ठीक है, यह एरिया होता है। किस लिए यूज होता है? मौसम वैज्ञानिक इसका मौसम के बारे में पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ITCJ की बात की जाए तो क्या है? विषुवत रेखा पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। ये बादलों की एक पट्टी होती है, स्पेशली क्या होती है? बादलों की एक पट्टी होती है। ठीक है ना? क्या करते हैं इसके यूज? मौसम विज्ञान के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ठीक है, काफी सिंपल है, बक्सर के युद्ध से इनका ताल्लुकात है, जो कि 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है, किन किन के बीच में लड़ा गया था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक तरफ थे। ठीक है, ये तीनों एक तरफ थे। कौन कौन था इसमें? बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, एवं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था। किसके खिलाफ था? ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ था। ठीक है, तो कौन जीता इसमें? ब्रिटिश कंपनी इसमें जीत जाती है, और बंगाल का शासन सीधे से सीधे कंपनी के हाथों में चला जाता है। ठीक है, ये लास्ट नवाब था बक्सर का, जो कि मीर जाफर का दामाद था। ठीक, उनकी बेटी फातिमा बी से इन्होंने विवाह किया था। उसके बाद में इनको बंगाल का नवाब बना दिया। 1761 में इनकी ताजपोशी की गई थी, एवं 1764 में कंपनी के जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें इनकी हार हुई। लेकिन इनका साथ देने के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट सालम सेकंड ने काफी कोऑपरेट किया। ठीक है, तो आप अगर पूछे जाएंगे कि बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो ये तीन पार्टीज एक साथ में थी। साथ में किसके खिलाफ लड़ा गया था? ब्रिटिश कंपनी के, और जीता कौन था? ब्रिटिश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देना। तो आप जान गए बक्सर के उससे रिलेटेड है। प्लासी के वॉर की अगर बात करें तो प्लासी का आपको पता है कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, वर्सेस ब्रिटिश कंपनी। ठीक, अगर पूछी जाए दोनों प्लासी के वॉर और बक्सर का वॉर, तो आप दोनों का बता देना, लेकिन इसका राइट संबंध क्या है? राइट आंसर क्या है? बक्सर का युद्ध। ठीक है, मीर कासिम, दोनों को ठीक से देख लो। नेक्स्ट देखो आप,
वो एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? नेटबॉल, क्विडिच, कॉर्फबॉल, बास्केटबॉल। ठीक है, तो कौन सा है वो गेम? कॉर्फबॉल। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था? नीदरलैंड इसको इन्वेंट करती है, नीदरलैंड को इसको स्टार्ट किया, स्टार्टेड बाय नीदरलैंड। ठीक है, इन 20th सेंचुरी। ठीक, सेम एज बास्केटबॉल। इसमें 4 प्लेयर्स मेल होते हैं वर्सेस 4 प्लेयर्स फीमेल होते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? कॉर्फबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें महिला एवं पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं और इस खेल को प्ले करते हैं। ठीक है, तो कॉर्फबॉल। इसमें 4 प्लेयर मेल होते हैं, 4 फीमेल प्लेयर्स होते हैं। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? नीदरलैंड के थ्रू। किस सेंचुरी में? इन 20। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान कौन सा है? म्यांमार इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ सार्क कंट्रीज। ठीक, किसने स्टार्ट किया सार्क? कब बना? 1985 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। टोटल कंट्रीज कितने हैं इसमें? 8 कंट्रीज हैं। 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, नेम देख लेते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एंड श्रीलंका। These are 8 countries which are included in सार्क कॉपरेशन। ठीक है, यही वो 8 देश हैं जो कि आपके सार्क में जुड़े हुए हैं। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में। कब बनाया गया था? 1985 में। तो आप इसे पता कर सकते हैं कौन सा कंट्री सार्क का प्रतिभागी नहीं है या पार्टिसिपेंट नहीं है? म्यांमार। ठीक है, इस लिस्ट में म्यांमार मौजूद नहीं है, तो आप चेक कर लो इजिली। ठीक, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? ठीक है, तो कौन सा होगा इसका? तापी या फिर ताप्ती। ठीक, 724 किलोमीटर है, निकलती कहां से है? ओरिजिनेटेड बैतूल। कहां पर पड़ता है बैतूल? एमपी में। एक्रोसेस सतपुरा रेंज। ठीक है, इस पे फेमस डैम्स भी हैं। अगर इसके फेमस डैम्स की बात करें तो उकाई बांध, उकाई डैम, गुजरात। सेकंड लार्जेस्ट वाटर रिजर्वोयर इन गुजरात। ठीक है, तो उकाई डैम काफी फेमस है जो कि गुजरात में बिल्ड किया गया है। किसके ऊपर? तापी नदी के। तापी नदी और नर्मदा नदी दो नदियां हैं जो कि आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं उल्टे बहते हुए। ठीक है, तो दोनों की बात करें तो बतला देना कौन सी है? तापी एवं नर्मदा। नर्मदा आर
कहाँ ड्रेन होती है? ड्रेन इनटू खंबात। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? ये 100% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये 100% बढ़ जाएगा। आप प्राथमिक घाटे और ब्याज के दोनों को एक साथ दोगुना कर दोगे तो जो राजकोषीय घाटा यानी कि जो कलेक्शन ऑफ कंट्री है वो क्या हो जाएगा? 100% बढ़ जाएगा, यानी कि इतना घाटा होगा वो कि 100% के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 100% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग के बराबर होता है 0। ठीक है, इन कंट्री कॉर्पोरेशन जो जनता द्वारा संचित धन है वो किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है, इन कंट्रीज आई या सरकार की नजरों में जनता द्वारा इकट्ठा गया पैसा 0 के बराबर है। ठीक है ना। नेक्स्ट, 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस एंड्रयूज। ठीक, एक आयरिश साइंटिस्ट थे, आयरिश साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने CO2 के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें दाब, ताप और आयतन का विशेष निरीक्षण किया था, जिससे कि आगे आने वाले समय में गैसों के एक्सपेरिमेंट्स में काफी ज्यादा मदद मिली। ठीक है, तो कौन होगा? थॉमस एंड्रयूज। और जॉन डाल्टन आपको पता ही है, इन 1820 में इन्होंने परमाणु थ्योरी दी थी। ठीक है, परमाणु संरचना के बारे में बात की थी कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु। जबकि परमाणु को आगे और एक्सप्लेन किया गया जिससे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया। ठीक है, गिउलियो नट्टा एक इटालियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने भी गैसों पर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, बट यहाँ पर किस में बात की जा रही है? CO2 के दाब, ताप और आयतन के बारे में। तो वो किसने किए थे? थॉमस एंड्रयूज ने। ठीक है, थॉमस एंड्रयूज ने गैसों के तापमान और दाब के बारे में बतलाया। नेक्स्ट, एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है जब वे उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेसरों के माध्यम से प्रभावित होते हैं? ठीक है, तो वो कौन सी टेक्निक होती है? प्रवाह कोशिका मिति। क्या बोला जाता है? फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, इसके थ्रू ही हम कोशिका के विश्लेषण तकनीक का उपयोग करते हैं जिससे कि उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में एकल या एक से अधिक लेसरों के माध्यम से प्रभावित होते हैं। तो क्या नाम है उस टेक्निक का? प्रवाह कोशिका मिति या फ्लो साइटोमेट्री। ठीक, लुई नगाइनी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लुई नगाइनी नागा जाति द्वारा मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है नागा जाति द्वारा। और किस लिए मनाया जाता है? अच्छी फसल के लिए। नागा जाति द्वारा मनाया जाता है किस लिए? अच्छी फसल के लिए, अच्छी कटाई के लिए एवं अच्छे तरीके से पकने के लिए। इसमें कई सारे वाद्य यंत्रों, गीतों का यूज किया जाता है। तो ये किसका फेमस त्योहार है? मणिपुर का। ठीक है, तो देख लो। नेक्स्ट, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है जो कि राजस्थान में सपेरा जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुलाबो सपेरा को सन 2016 में
सन 2016 में पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है। अगर आपसे पांडवानी की बात की जाए तो आप ध्यान रखना, तीजन बाई, इनको 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इन दोनों को देख लो, ये फोक डांस है दोनों, बाकी के सत्तरिया एंड कुचिपुड़ी ये कैसे डांस है, क्लासिकल। तो यहाँ पर क्लासिकल की बात नहीं की जा रही, पर्टिकुलर नाम लेकर उस डांस से रिलेट करने के लिए बोले तो गुलाबो सपेरा इन्होंने नेम दिया था। तो आपको पहचाना था वो कौन सा है, कालबेलिया। किस लिए किया जाता है, नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए। ड्रेसेस कैसी होती है, काले रंग की जिसमें शीशे होते हैं। ठीक है। फेमस पर्सन कौन है, गुलाबो सपेरा। ये अपने बाप की 7वीं संतान थी। ठीक है। इनको मारने के लिए इनको जिंदा दफन कर दिया गया था, लेकिन इनकी मौसी ने इनको बचाया था। 2011 के बिग बॉस में इन्होंने इस स्टोरी के बारे में बताया कि कैसे इसको बचाया गया। ठीक, बाद में कितनी फेमस कालबेलिया डांसर बनी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप बात करोगे तरलता का घटता क्रम। ये रियलिटी में M1, M2, M3 क्या है, ये मुद्रा की पूर्ति के बारे में बतलाते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से कंट्री में इनका फ्लो होना है और क्या होना है। M1 जिसमें सबसे सशक्त होता है एंड M3 एंड M4 कम होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तरलता का घटता क्रम। घटता यानी कि डिक्रीज ऑर्डर में। ठीक है, M1 इज इंक्रीजिंग ऑर्डर बट इन केस ऑफ M3 एंड M4 आज डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो इसको क्या बोलते हैं, घट तरलता का घटता क्रम। ठीक, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है। ठीक, आर नॉन जस्टिसिएबल, लागू नहीं किए जा सकते। डीपीएसपी ऐसे हैं, अगर आप इनको अपने स्टेट में, अपने जिले में अगर आप तोड़ते भी हैं यानी कि इनका उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट द्वारा आपको सजा नहीं होगी। जबकि इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट अगर आप ब्रोक करते हैं यानी कि किसी इंसान की आजादी छीनते हैं, बोलने को छीनते हैं, देन ही विल कंप्लेंट इनटू पुलिस स्टेशन, देन दे विल अरेस्ट यू। ठीक है ना, अगर उन्होंने कंप्लेंट करते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप किसी भी बात के लिए सशक्त हो। बट इन केस ऑफ डीपीएसपी बिकॉज ये किसके थ्रू बनाए जाते हैं, ये राज्य द्वारा, सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, ये लागू किए जाते हैं लेकिन ये लोगों पर डिपेंड होता है। जरूरी नहीं कि अगर वो इसको लागू ना करें यानी कि कोई अपने बच्चों को ना पढ़ाए तो उसको जेल में भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डीपीएसपी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द राइट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आपको किसके बारे में बात करोगे, आर नॉर जस्टिएबल, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, कहां से कहां तक दिए गए हैं, डीपीएसपी की बात करें तो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड से इसको लिया गया है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी से संबंधित है। संविधान के किस भाग में रखा गया है इनको, भाग 4 में इसको रखा गया है। तो तीनों की तीनों पॉइंट है, कोई भी आपसे पूछे देना, आंसर देना। किस कंट्री से लिया गया, आयरलैंड से। किस अनुच्छेद में 36 टू 51 एंड किस पार्ट में इन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेबल है, इन पार्ट 4। ठीक है, इसका आंसर क्या है, लागू नहीं किया जा सकते, आर नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को भी अपनाया गया। तो आप देखो इसमें से किस में अपनाया गया, तो राइट आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल का समय क्या था, 1992 से 97 तक। ठीक है, किसने इसको लागू किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा एलपीजी लाया गया। एलपीजी का मतलब होता है एल फॉर लिबर्टी, उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन
एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन हिंदी लिबर्टी, स्वतंत्रता या उदारीकरण, या उदारता, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। आठवीं पंचवर्षीय योजना द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा एलपीजी लाया गया, जिसका मतलब लिबर्टी, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रखा गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को महत्व दिया गया। और कौन से प्रधानमंत्री थे इस टाइम पर? नरसिम्हा राव, पीएम नरसिम्हा राव, ठीक है। इनके कार्यकाल में इनको लाया गया एंड इकोनॉमी को इसमें बूस्ट करने में काफी हेल्प मिली। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? आठवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कार्यकाल का टाइम क्या है? 92 टू 97, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का गुणक प्रभावी होगा। तो इस टाइम पर कौन सा कम होगा? कौन सा गुणक होगा? कम वाला गुणक, ठीक है, यही प्रभावी होगा। अगर आप सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना कर रहे हो तो कर में क्या करना पड़ेगा? आपको कम रखना पड़ेगा, जिससे कि उसका कुल मांग पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप पहले चारों कथन पढ़कर देखो और उसमें से अपनी आप ये सत्य पता चल जाएगा। क्योंकि मौलिक अधिकार की बात करो तो आप देखो ऑप्शन डी में क्या है? ये छुआछात मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है आपका? धर्म, जाति, ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव किसी भी व्यक्ति को जेल के अंदर पहुंचा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्लियर दिया गया है, अगर आप किसी भी पर्सन को जाति सूचक शब्द, धर्म सूचक शब्दों से उल्लेखित करते हो तो आप जरूर कोड की अवमानना से, ठीक है, अवमानना करते हो, जिसके तहत आपको जेल प्रदान की जाएगी। तो कौन सा होगा? कोई भी मौलिक अधिकार क्या नहीं करता है? छुआछात का वर्णन नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखो, किस कंपनी को बेंगलुरु में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2024 में प्रतिष्ठित आईजीवीसी ग्रीन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंडिया की इंटरनेशनल कंपनी है भारत फोर्ज लिमिटेड, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, ग्रीनरी, इन सभी से रिलेटेड वर्क को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और इन्होंने क्या किया था? बेंगलुरु में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस के लिए ग्रीन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। इन्होंने ही उसमें जो ग्रीनिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि ये कई सारी चीज ऑटोमोटिव्स भी प्रोवाइड करती है, तो इनको पुरस्कार किया गया था। क्या नाम था उस कंपनी का? भारत फोर्ज लिमिटेड, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा? किस कंपनी को पुरस्कार किया गया था? भारत फोर्ज लिमिटेड को। नेक्स्ट, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? डायरेक्टली आंसर दो, 18 दिसंबर, ठीक है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया था? माइनॉरिटी राइट डे, 18 दिसंबर। नेक्स्ट, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता था? ठीक है, ये कहां पर आयोजित हुए थे? ओमान के अंदर हुए थे। और इन्होंने किसको हराया था फाइनल में? पाकिस्तान को, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर? पाकिस्तान को हराकर भारत ने जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 जीता था। नेक्स्ट, बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देखिए, देवजीत सैकिया को रोजर बिन्नी द्वारा कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इससे पहले कौन थे? जे सा थे। इस टाइम पर क्या है? आईसीसी के चीफ या चेयरमैन बने हुए हैं, ठीक है। तो उनकी जगह खाली हुई तो किसको बैठाया गया था? देवजीत सैकिया को। तो क्या होगा राइट आंसर? कि देवजीत सैकिया को कार्यवाहक सचिव बनाया गया है, किसका? बीसीसीआई का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? राम मोहन राव
अमरा, ठीक। इनको बनाया गया है, एसबीआई का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राव मोहन राव अमरा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।